ओके, तो ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। अ बोब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ऐसा पेंडुलम है समझ लो, उसको मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसको यानी खींच के यहाँ रख दिया है मैंने, वहां से उसको छोड़ रहा हूँ। द लेंथ इज 1.5 मीटर। व्हाट इज स्पीड विथ विच बोब अराइव एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, यानी कि ये पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ जब आएगा, तब यहाँ जब था बच्चों, तब उसके पास कौन सी एनर्जी थी, कोई बता सकता है? जब यहाँ स्टेडी, पोटेंशियल। वेरी गुड, फॉर्मूला होगा mgh, हाँ कि ना। अब उस पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 किस में कन्वर्ट होने लगी, काइनेटिक के अंदर। जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ काइनेटिक 0 थी, और यहाँ जो है वो काइनेटिक आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, जब उसके पास वेलोसिटी v मिल जाएगी। तो आपको वही तो फाइंड करना है कि विथ स्पीड, यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी, ये पॉइंट ये पॉइंट के ऊपर, ये ए लू तो ये बी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों ये पूरा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 5% ऑफ द इनिशियल एनर्जी, यानी कि जो mgh था उसमें से 5% ए रेजिस्टेंस में यूज हो जाता है। तो एक्चुअली जो उसके पास एनर्जी बची थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी थी बच्चों? 95%। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक। तो 95% ऑफ AMGH इज इक्वल्स टू, जो टोटल एनर्जी 95% उसके मैं बात निकालू, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? हाफ एम बी स्क्वायर में। बोलो, आप कर सकते हो, एम कट कर दो। ओके, तो आपको फाइंड करना है वी स्क्वायर, तो 2 ऊपर ले लो, या ऐसे डायरेक्ट 50 कर दो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 95, जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी थी? 1.5 मीटर, और डिवाइडेड बाय 50, सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। बोलो, कोई डाउट? जी की वैल्यू अभी 10 रखो, ओके, क्योंकि 9.8 ऐसे दिया हुआ नहीं है, आप 9.8 भी ले सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, वो गारंटी मेरी। ओके, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, वो गारंटी है। ओके, क्योंकि जनरली क्या होता है कि यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं दिया हुआ है जी की वैल्यू लेने, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। सीबीएसई वाले हो ना, वो 10 लेंगे, गुजरात बोर्ड वाले को वैसे कैलसी मिल रही है तो 9.8 ही लेंगे, वो रिस्क नहीं लेंगे उसमें। समझ में आया सभी को बच्चों? यदि सीबीएसई बोर्ड होगा ना, तो आप कंपलसरी 10 ले लो, क्योंकि 9.8 वाले सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है, मुझे पता है, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम चला जाता है एग्जाम के अंदर, इसलिए। चलो, कोई डाउट है किसी को इसके अंदर? ओके, सॉल्व करोगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। क्या आंसर आ रहा है पता है किसी को? सॉल्व किया हो तो अभी कैलसी रखो, कोई स्टूडेंट आपके पास कैलसी है किसी के पास? हाँ सर, 5.28 आया। 5.2, वी की वैल्यू की वी स्क्वायर की वैल्यू? वी नहीं, 5.8 मीटर पर सेकंड। चलो, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रीड करो पहले, आराम से देखो, सुनो, सॉरी समझो क्या कहना चाहता है। अरे यार, ये तो थियरिकल निकला। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर डेंटेशन? Trolley of a mass 300 किलोग्राम carrying the sand bag of 25 किलोग्राम is moving uniformly with the speed. ऑलरेडी वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यहाँ भी 27 है, और यहाँ फाइंड करनी कितनी होगी। अब जब ये जा रहा था फ्रिक्शनल लेस ट्रैक पे जा रहा है, तो कॉमन लॉजिक के फ्रिक्शन से जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो तो होगी नहीं। नाउ आफ्टर व्हाइल द सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ द होल, यहाँ से एक होल हुआ और धीरे धीरे वो सैंड नीचे गिरने लगी। तो क्या बच्चों, ये जो गिर रहा है नीचे, क्योंकि ये जो गिर रहा है वो वर्टिकली जा रहा है, कॉमन सेंस है, ओके, या वर्टिकली सोचे भी नहीं, तो ये जो वेलोसिटी है पहले थी उतनी रहने का इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? जब तक आप किसी के ऊपर फोर्स ना लगाओ, तब तक उसकी स्पीड या उसकी पोजीशन या उसकी मोशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ ये जो होल से जो गिर रहा है रेती सैंड, उससे क्या उसके अंदर फोर्स में चेंज होगा बच्चों? उसके मास में या इसमें मास में चेंज होगा, लेकिन फोर्स में क्या चेंज होगा? यहाँ ऐसे लिखा हुआ है कहीं फोर्स चेंज किया मैंने ऐसा? कांस्टेंट स्पीड से वो जा रहा है, यहाँ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो वो कांस्टेंट स्पीड ही रखेगा ना। लॉ ऑफ मास फर्स्ट लॉ क्या कहता है
जब तक उसके आप फोर्स नहीं लगाते तब तक वो स्पीड कंटिन्यूस रखेगा। तो 27 है तो बाद में भी 27 ही रखेगा। तो थियरिकल क्वेश्चन हुआ ये तो, ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ। हाँ तो सर हाँ बोल, सर हाँ बोल। तो सेकंड लो જોઈએ તો સેકન્ડ લો તો એમ કહે ને પેલું રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ તો મોમેન્ટમ તો ચેન્જ થાય કેમ કે માસ ચેન્જ થઈ ગયો ને પણ અહીંયા તો આપણને ફોર્સ બેટા આવે ને અહીંયા અહીંયા એવું કીધું છે કે કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી થી મૂવ કરી રહ્યો છે બેટા અહીંયા। હા પણ સર એમ નહીં માસ તો ચેન્જ છે ને મોમેન્ટમ માં તો માસ આવે ને સેકન્ડ લો જોવા જાય તો શું કે the force is directly proportional to rate of change of momentum તો મોમેન્ટમ જો ચેન્જ થાય કેમ કે માસ ચેન્જ થાય છે એટલે જો મોમેન્ટમ ચેન્જ થાય એ સાચી વસ્તુ છે, પણ અહીંયા મે બી શું હોઈ શકે કેસને આપણે આપણને જ નથી ખબર સિચ્યુએશન શું છે આમાં। એવું પણ બની શકે કે કોઈ બહારથી એક એક્સટર્નલ ફોર્સ છે તો ઓલરેડી એને લાગી જ રહ્યો છે, સમજી લે, ઓકે। એ જે ફોર્સ છે એ ફોર્સ આને શું કરે છે, એ કન્ટિન્યુઅસ સ્પીડમાં, સ્પીડ ચેન્જ નથી થતી। જો અહીંયા ધ્યાન રાખે એક મિનિટ, F is m into v, માસ છે, સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ રહી છે, સ્પીડ શું રહી છે, કોન્સ્ટન્ટ છે। માસ જો ચેન્જ થાય, અહીંયા ફોર્સના વિશે તો કઈ કીધું જ નથી ને આપણને। એવું પણ બની શકે કે જે ફોર્સ એકચ્યુઅલી આ ઓબ્જેક્ટને ચલાવી રહ્યો છે એ વેરિયેબલ ફોર્સ હોય। ખ્યાલ આવે છે હું શું કહેવા માંગુ છું? અને એ વેરિયેબલના ફોર્સના લીધે વેલોસિટી છે, માસ અહીંયા નીચે ઓછું થતું જાય છે, પણ સામે વેલોસિટીને શું કરે છે, કોન્સ્ટન્ટ રાખી રહ્યું છે। એટલે વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ છે ને એ આપણે અહીંયા મેઇન કહેવાનું કે અહીંયા શું લખેલું છે, યુનિફોર્મલી મૂવિંગ, યુનિફોર્મલી ના હોત ને બેટા અહીંયા તો અહીંયા કંઈક વિચારી શકત આપણે। અહીંયા ઓલરેડી યુનિફોર્મ વેલોસિટીમાં જ મૂવ થઈ રહ્યું છે એટલે ફોર્સ વેરિયેબલ છે। વેરિયેબલ ફોર્સમાં આપણે આપણું જે લોજિક છે ને સમટાઈમ્સ રોંગ થઈ શકે, એટલે સેકન્ડ લો માં ના વિચારી શકાય આમ જોવા જઈએ તો। આન્સર પેલા સોલ્યુશનમાં શું આપેલું હોય છે કોઈની પાસે डाइजेस्ट? किसी के पास डाइजेस्ट हो तो चेक करो ना आंसर क्या हो रहा है। 99% तो यही होगा क्योंकि जनरली मुझे याद है तब तक तो यही आंसर आता है। फिर भी कंफर्म कर लेना। 27 बताओ। हाँ वही रहेगा क्योंकि दूसरा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें सेकंड लो हम इतना डिटेल में जाना होगा। ओके, फोर्स वेरिएबल है ना, इसलिए यहाँ फोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है ना, इसलिए फर्स्ट लो के हिसाब से सोचना है इसमें हमें। ओके चलो 20 नंबर का बॉडी ऑफ मास। सर हाँ बोलो। એમાં પાથ ફ્રિક્શન વાળો હતો તો ચેન્જીસ થાત ને। ઓકે તો વેલોસિટી ઘટી યાર, તો પછી કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે બધું। ફ્રિક્શનલેસ માસ હોય તો મ્યુ એમજી વાળો ફોર્મ્યુલા લગાવવો પડે, ફોર્સ લગાવવું પડે। ઓકે બટ ફ્રિક્શનલેસ પાથ છે એટલા માટે તો આપણે વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ રાખી શકીએ છીએ। ફ્રિક્શનલેસ પાથ હોત તો સમ જ આ સમ ના બને। આ સમમાં ફ્रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट રાખીએ ને ऑब्जेक्ट में, यदि ऐसा समझा देता है कि ये जो है फ्रिक्शनल वाला ऑब्जेक्ट है यानी कि पाथ है, तो ये शायद सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं हो सकती। या इसमें क्या होगा बाद में फोर्स है ना, उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला दे दिया होगा आपको, लाइक एग्जांपल फॉर के एक्स या फिर के एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला, वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला दे दिया होता। अभी यहाँ क्या, यहाँ क्वेश्चन क्या है, एफ इज इक्वल टू के है, लेकिन यदि फ्रिक्शनलेस फोर्स होता तो यहाँ एफ के एस के ऐसा कुछ दिया हो तो बाद में लिमिट दी होती, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 12, बाद में आपको इंटीग्रेशन ये सब कुछ करना पड़ता, तो सम थोड़ा चेंज हो जाता, थोड़ा नहीं बहुत चेंज होता था। ऐसा कोई सम होगा तो मैं देखूंगा यदि फ्रिक्शनलेस वाला, सॉरी फ्रिक्शन वाला, ओके, कई अलग अलग बुक्स के अंदर चेक करके, ओके, यदि होगा तो मैं कराऊंगा आपको, मिल जाए तो, है ना। अभी तो मेरे ध्यान में तो अभी मुझे क्वेश्चन बनाना तो पॉसिबल नहीं, इतना तो मैं टैलेंटेड नहीं हूँ कि क्वेश्चन खुद बना सकूँ इस लेवल के। ओके लेकिन यदि कोई दूसरी बुक्स में से हो तो मैं ट्राई करूंगा, और आपसे यदि मिल जाए तो मुझे बताना, भेजना, तो मैं आपको करा दूंगा वो। ओके यदि फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन हो ना उसमें तो। क्लियर है? हाँ सर। मास आपको 0.5 किलोग्राम दे दिया यहाँ। देखो यहाँ जैसे ये है वेलोसिटी का v इज इक्वल टू a x रेज़ टू 3/2, तो यदि इस टाइप का केस होता है तो बेटा यहाँ कुछ ऐसा दिया होता है तो ही वो क्वेश्चन बनता है। एक की वैल्यू फिक्स 5 आपको दिए दी है। व्हाट इज वर्क डन बाय द नेट फोर्स? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वीडियो बंद रखो प्लीज। वर्क डन का फॉर्मूला, अभी ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो एनर्जी पजेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मूवमेंट, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, हाँ कि ना। और वो काइनेटिक एनर्जी वर्क के फॉर्म में स्टोर होती है, तो वर्क इज इक्वल टू नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक यानी कि K2 - K1 हाफ m
ऑब्जेक्ट सेम है तो v एज यूजुअल रख देते, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ। भाई समझ में आ रहा है ना आपको, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम कॉमन निकाल लिया। हाँ, अब v के फॉर्मूला में देखो a भी कॉमन आता है, कांस्टेंट है, तो उसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ax2 ax1, लिमिट कहां से कहां दी है बच्चों, 0 से x पे, टू ओके 0 से x पे, हाफ 2 एफ एक्स, एक बार 2 लगा दो और एक बार तो 0 लग जाएगा x की जगह, ए कॉमन निकाल लिए बाहर। अब लगा दो डेटा, मास कितना 0.5 किलोग्राम, ए की वैल्यू 5, 2:3/2 कितना होता है? ये -1/2 कितना होता है? हेलो, એ પણ એક્સપોનેન્ટ 5 ની જોડે -1/2 पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है यार तू। એની વેલ્યુ જો 5 જોડે सर -1/2 છે 1/2 ए की वैल्यू હમ क्या दिए, माइनस में दिए, ए की वैल्यू बेटा कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली कॉमन निकाल लिया ना दोनों में से मैंने। હા પણ જોડે -1/2 છે તો ભલે ને वो એનથી શું ફરક પડે છે આપણને, એ તો પાવર યુનિટ નો પાવર છે -1/2, तो 5 जो दिया हुआ है वो तो यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो सकता है यार, उससे हमें क्या लेना देना है, हमें तो खाली कांस्टेंट टर्म से देना है। ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर निकाल देते, यहाँ ये वैल्यू बचती है। अब देखो ये निकालने के लिए तू जो बोल रहा है बेटा कि यहाँ 5 में -1/2, इससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ओके ये तो यूनिट है उसका, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल थोड़ा ये। अब 2:3/2 में क्या करे, एक काम करते 2 का क्यूब करो 8 हुआ, 1.5 और उसका अंडर रूट करो, 8 का अंडर रूट करो तो क्या होता है 2√2 होगा। समझ में आया सभी को? હા એ નો સ્ક્વેર થશે ને, सो એ A એ છે square. એનો સ્ક્વેર થશે ને, બ્રેકેટમાં સ્ક્વેર આવે ને, अरे हाँ ए स्क्वेयर हो Five, जाए, five. हाँ 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 हाँ, ए के ऊपर तो स्क्वेयर ये है तो तो, कहूँ છું सर क्या अरे यार मैं यहाँ -1/2 देख रहा हूँ आप मैं तो ना, ये तो कहूँ છું કે 5 જોડે છે मैं यहाँ -1/2 देख रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तू जो बोल रहा है वो अलग चीज है, पृष्टि ने बोला वो सही है कि ये जो बाहर निकलेगा ब्रैकेट के ऊपर क्या था, स्क्वेयर था, तो जब ये बाहर ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो स्क्वेयर के फॉर्म में होगा, तो वो सही है भाई, वो जो बोल रहे। तो ये बोल रहा था कि सर यहाँ -1/2, उससे मैं ये बता रहा था, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ए की वैल्यू से। और समझ- सर वो 2 है वहां पर भी आएगा ना स्क्वायर, तो 2 कट हो जाएगा 3/2 पर पावर में, कहाँ? 2 का पावर 3/2 लिखा है ना, वहां पर भी स्क्वायर आएगा ना। अरे हाँ 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 हो गया, चलो ओके 2:3/2 और उस ऊपर स्क्वेयर रह गया था लिखना, ओके तो ये 2 कट होगा, हाफ 8 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 8, अब सोल्व करो तो आंसर मैच हो जाएगा आपका। ओके कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था, प्योर मैथ्स में कैलकुलेशन है। समझ में आया सभी को? हेलो, क्वेश्चन बहुत इजी है यार, ओके आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं तो खाली ये ओम ने कंफ्यूज कर सर दिया था 50 मुझे। जूल कितना है आंसर? 50 ओम ने कंफ्यूज कर दिया था ये के अंदर, ये -1/2 कर करके હું કન્ફ્યુઝ હતો સર उसमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो क्या था कि ये ऊपर स्क्वेयर था ना, तो मैंने क्या किया 2 बाहर तो निकाली ए की वैल्यू, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर स्क्वेयर था तो ये स्क्वेयर होके बाहर निकलेगा, वो भूल से स्क्वेयर लिखना भूल गया था, वो सही था भाई, ये मैं भूल गया था वो 2 लिखना, लेकिन तू जो बोल रहा है -1/2 उससे फर्क नहीं पड़ता, ओके यूनिट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें। चलो क्लियर सभी को? फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ, ध्यान से देखो। मुझे फाइंड करना है वर्क यानी कि काइनेटिक एनर्जी K2 - K1, इसका फॉर्मूला हाफ mv2 स्क्वायर हाफ mv1 स्क्वायर हाफ m कॉमन v2 स्क्वायर -v1 स्क्वायर हाफ m। v की वैल्यू कितनी दी है यहाँ
ए एक्स रिस टू 1/2, यहाँ 2 लिखता हूं मैं, 3/2 है, सॉरी कि 1/2 है, 3/2 है, 3/2 है ना, देखो तो एक मिनट हो, एक मिनट, ये हाँ ज्यादा है। सर 3/2। कहाँ गया एक सम, ओके 3/2 ही है, थोड़ा दिखेगा नहीं तो आप चाहो तो टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो साइड में, ये तो खाली मेरे लिए मैंने क्वेश्चन लिखे होते हैं, आप टेक्स्ट बुक यूज कर लेना, तो कहीं कोई गलती हो तो प्रॉब्लम पता चल जाए देखने में। और यहाँ ए एक्स रिस टू 3/2, यहाँ 1 डाल देता। अब यहाँ क्या है, एक मिनट हो, हाफ एम वी स्क्वेयर V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, चलो V1 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर, तो ऊपर ब्रैकेट के ऊपर तो स्क्वायर नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ आंसर में कोई चेंजेस आएगा नहीं, क्यों पता चला आपको? वैसे यहाँ आंसर क्या होगा, ये V1 की वैल्यू है, देखो ये V1 की वैल्यू लिखी मैंने, V2 की, तो उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर हाफ एम, ए दोनों के अंदर से बाहर निकल जाएगा, तो ए के ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचा, x2 3/2 ऊपर स्क्वायर माइनस x1 3/2 ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट, स्क्वायर स्क्वायर कट, तो हाफ एम ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा, x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब। अब x2 और x1 की वैल्यू डाल दो, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाया, राइट, यहाँ मैंने भले भूल की थी, वह आंसर मैच हो गया, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये 0 था इसलिए, अदरवाइज यहाँ स्क्वायर नहीं लिख सकते हम, पता चला आपको? ब्रैकेट के ऊपर सर स्क्वायर लिखना, यानी कि वैल्यू देखो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, एक मिनट, वो अलग है और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अलग है, ये दोनों चीज अलग है। मैंने क्या कहता ऊपर भूल से स्क्वायर कर दिया, लेकिन ये 0 था ना, इसलिए आंसर मैच हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वैल्यू यदि यहाँ 0 से 2 की जगह समझ लो 3 से 5 ऐसी वैल्यू दी होती ना, तो बाद में आंसर मैच नहीं होता आपका, इसलिए अलग अलग स्क्वायर करो, V2 का स्क्वायर अलग करो, V1 का स्क्वायर अलग करो, V2 की वैल्यू ax2 3/2, V1 की ax1 3/2, ए जो था दोनों में से बाहर निकला स्क्वायर के फॉर्म में, तो जो अंदर बचा x2 का क्यूब स्क्वायर स्क्वायर कट हुआ, x1 का क्यूब स्क्वायर स्क्वायर कट हुआ। अब ये वैल्यू डाल देते हैं, मास 0.5 a 25 5 का स्क्वायर है ना इसलिए, और x2 यानी कि 2 का क्यूब माइनस x1 यानी कि 0 का क्यूब, सोल्व करोगे तो वैसे आंसर दोनों मैच ही हो गए, लेकिन ये ध्यान रखना, ओके, भूल से जो मैंने ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर किया तो वैसे नहीं करना, ओके, आंसर मैच नहीं होगा आपसे। हाँ बोल और શું डाउट હતો? સર આ V1 ને બદલે U1 નહીં આવે? કેમ U1? फाइनल माइनस इनिशियल હોય ना। ऐसे वो अल्फाबेट है, यू तो अल्फाबेट है बेटा, आप यू लो, V1 लो, x1 लो, कुछ भी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। इनिशियल वेलोसिटी U1 और फाइनल वेलोसिटी U2 लो तो भी ये फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, इनिशियल V1 और फाइनल V2 लो तो भी वही सही है, और खाली U लो और V लो तो भी सही है। ये इनिशियल है, ये फाइनल, चाहो तो आप U1 भी लिख सकते हो, V1 भी लिख सकते हो और U भी लिख सकते हो इनिशियल के लिए, अल्फाबेट में ऐसा कोई फिक्स नहीं रखा हुआ है कि वही लेना है। क्लियर हर्ष? हाँ ओके, इसमें कोई डाउट ऐसा मत रखो कि ऐसा ही लेना है, कुछ भी ले सकते हो, तो V1 V2 U1 U2 या खाली V और U कुछ भी लो। क्लियर था सभी को? राइज योर हैंड, थंब बता दो चलो जल्दी से मुझे सारे स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 ब्लेड्स ऑफ विंडमिल स्वीप, अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल ऑफ एरिया A, if the wind flow at the velocity v perpendicular to the velocity circle, what is the mass of the air passing through it टाइम t? मास फाइंड करना पहले, t टाइम में जितना पास होगा वो ना। दूसरा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और यदि विंड मिल में से जो एनर्जी है उसमें से 25 एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका पावर फाइंड करना। बहुत सारा डेटा दिया हुआ और बहुत सारी चीज फाइंड करनी है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर सकोगे। कॉन्सेप्ट चली जाओ, पहली चीज मुझे फाइंड क्या करना है, तो मुझे फाइंड करना है पावर। पावर यानी कि क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब ये वर्क किसका, इलेक्ट्रिक वर्क।
अब इलेक्ट्रिक वर्क कहाँ से आएगा? काइनेटिक एनर्जी में से। तो मुझे बाद में काइनेटिक एनर्जी, पहले इलेक्ट्रिक वर्क के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का 25% इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट होता है। तो ये जो आंसर आया, समझ लो 100 आया, तो उसमें ये W कितना हो जाएगा बच्चों? 25। तो काइनेटिक फाइंड करना पड़ेगा। अब काइनेटिक के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? हाफ mv²। अब देखो वेलोसिटी v तो दे दी है आपको, v की वैल्यू, लेकिन मास नहीं है, तो मुझे मास फाइंड करना पड़ेगा। और मास के लिए तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, याद हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी भी दी है। अब मुझे कहाँ से पता चला कि डेंसिटी वाला फॉर्मूला डालना? तो क्वेश्चन में यदि आप अच्छे से रीड करोगे ना, कहीं ध्यान रखे बिना, फोकस रख के, तो कहीं कोई रिलेशन पता चल ही जाएगा कि ये फॉर्मूला डालना है। देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब लोग सर वॉल्यूम नहीं दिया, एरिया दिया है, तो याद करो एरिया इंटू लेंथ, यानी कि वॉल्यूम होता था, काफी बार हमने यूज किया हुआ था 10th स्टैंडर्ड में भी। वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू लेंथ। बोले कि सर एरिया तो दे दिया है, समझ लो ए, तो लेंथ नहीं दी है, तो लेंथ नहीं है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस डी या एल भी लिख सकते हो, v इंटू टी। तो यहाँ एल की जगह v इंटू टी कर दो। समझ में? पूरा सम मैंने समझा दिया, वैसे सोचो ना तो समझ में आया कि नहीं? मैं ना फिजिक्स में सम मैंने ऐसे सोल्व करते था, मैं ऐसे सोल्व करता था, तो ही मुझे याद रहते थे। याद रखता ही नहीं था, वैसे याद रहते नहीं, याद रखता ही नहीं था। क्या करता था, फाइंड क्या करना है ना, ऐसे सोल्व। मैं जब भी मेरी बुक्स होती है ना, इसमें ऐसा ही किया होता है सारे सम के अंदर। एक बार मैं अच्छे से कर दूं ऐसे समझने के बाद में एक ही बार प्रैक्टिस करना। जब दूसरी बार एग्जाम की प्रिपरेशन करो, स्कूल की टेस्ट या क्लास की टेस्ट के बाद में, वो सम ऐसे सोल्व कर लेता, बस खत्म। वैल्यू नहीं डालना होता है, फॉर्मूला नहीं डालना, ऐसा ही सोल्व कर लेता। इससे टाइम कम बचेगा और कम टाइम में क्वालिटी वर्क होगा और याद रखने का चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि आपने ये रट्टा नहीं मारा, समझा है। चलो तो अब जाते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, क्योंकि फाइनली आपको वहां पहुंचना है। ओके, उल्टे चले हम। तो मुझे पहले लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ यानी कि बच्चों वेलोसिटी इनटू टाइम होगी। लेंथ यानी कि डिस्टेंस भी लिख सकते हो चाहो तो। अब दूसरा क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। एरिया ए ले लेता हूँ और लेंथ की जगह v इंटू टी। वॉल्यूम मिल गया। चलो वॉल्यूम फाइंड करने के बाद मुझे क्या फाइंड करना है? मास। तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम ए वी टी। चलो मास मिल गया। अब फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अभी मैं सारी डेटा यहाँ दिया हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, लास्ट में डालेंगे सोल्व करते वक्त। ओके, पहले खींच लेते सारे टर्म्स को। हाफ मास है रो ए वी टी और वेलोसिटी v का स्क्वायर। मिल गए सारे डेटा आपको, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब हम इसका 25% फाइंड करेंगे। तो के का 25%, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क ऑफ पावर। तो 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी के 25 इंटू 1/2, नीचे 100 लिख लूँ मैं। रो ए वी क्यूब लिख लेता हूँ मैं, वी क्यूब ले लेता हूँ। चलो ये मिल गया आपको पावर। अब फाइन क्या करना है? ये सॉरी वर्क मिला, पावर नहीं मिला, सॉरी रेट। सो वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क मिला। अब मुझे क्या फाइंड करना था? इलेक्ट्रिक पावर। टाइम था सर, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक पावर यानी कि वर्क अपॉन टाइम। 25 4 जा, तो रो ए वी क्यूब टी अपॉन 4 2 जा 8 इंटू टी। ये टी नीचे था ना, टी कट, तो रो ए वी क्यूब अपॉन 8। अब डाल दो डेटा। रो डेंसिटी 1.2, एरिया 30, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 डिवाइड बाय। थोड़ा मैंने ट्राई किया हुआ है अलग से समझाने का, लेकिन ये मेथड आपको बहुत काम आएगी। अब काफी बार क्या होगा एग्जाम में आपको कि बीच में टर्म्स पूछे, जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, तो आपको ये सारे यहाँ डेटा डाल दो, तो ये सारे डेटा को खींचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ डाल देनी है। यदि पूछा, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है
इसलिए आप इसको सोल्व कर देना। यहाँ पूछा आपको क्या क्या पूछा हुआ, देखो आपको पूछा है पहले तो मास पूछा हुआ है, तो यहाँ मुझे डेटा डाल देना है ये। हाँ ओके, बाद में ये डेटा डाल दोगे तो यहाँ को नॉन अननोन टर्म्स है ना, उसकी जगह बाद में नॉन वैल्यू मिलती जाएगी आपको। फिर समझ में आ रहा है, ये खुद से करना है, मुझे भेजना है। देखता हूँ मैं कितने स्टूडेंट्स हाँ को सर। समझ आया कि वो कर सकते खुद से। मुझे क्या करना है, आपको ये सारे वैल्यू अलग से डिराइव करके बताना है, बस कितना, ज्यादा नहीं मैं आपको मांगता। ये सारे जो वैल्यू मिली ना आपको, जैसे ये वैल्यू मिली, ये सारी वैल्यू मुझे अलग से डिराइव करके, यहाँ मैंने फाइनली डिराइवेशन की, लेकिन यदि बीच में जरूरत पड़े और न्यूमेरिकल बड़ा हो 3 से 4 मार्क्स का, तो बीच में भी पूछ सकते हो, तो ये भी सोल्व कर देना एग्जाम में। चलो, कोई डाउट किसी को? कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा होगा ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको मजा आएगा चैप्टर के अंदर। ये सारे पर्सन्स लाइंग ऑन द लूज वेट लिफ्ट 10 किलोग्राम मास, लिफ्ट कर रहा है नीचे से 10 किलोग्राम मास, कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। कितनी हाइट पे? 0.5 हाइट पे। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? mgh। ये एक टाइम्स के लिए, यदि उस वेट को ऊपर ले जाएगा, लिफ्ट करेगा, तो एक टाइम में mgh यूज होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? तो कितनी टाइम्स कर रहा है ये लिफ्टिंग? 1000 टाइम। तो 1000 इंटू mgh। तो लगा दो फॉर्मूला। फर्स्ट फाइंड करना है हाउ मच वर्क डज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ना, ये आंसर मिल जाएगा ना, क्योंकि आपने उच्च यानी कि उसको लिफ्ट किया, तो कौन पहले फोर्स लगा रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अपोज में आपने ऊपर किया, तो 100 इंटू मास 10 किलोग्राम जी, 10 ले लेते अभी, और हाइट कितनी दी थी? 0.5 टाइम्स। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मिलेगा। निकालो कितना आता है। 1000 सर, ये 1000 આવશે ને? 100 લખ્યું ત્યાં, हाँ हाँ सॉरी, એટલે 1000 into 10 5 by No. 10, 10 10 कट, 5 50,000। 5000 5,000 है बेटा, 50,000 आएगा ना। हाँ चेक करो ना, कंफर्म भूल नहीं है ना? ना सर। ओके, ये तो हमने 10 लिया इसलिए कि आपका आंसर शायद पीछे का आंसर मैच नहीं होगा, थोड़ी इधर उधर होगी। क्यों? क्योंकि हमने जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर रहे हैं। 9.8 लोग हैं तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा बाद में, लेकिन चलेगा। दूसरा फाइंड करना है फेट सप्लाई, इतनी एनर्जी उसने यूज कर ली। अब जो फेट सप्लाई यानी कि देखो कॉन्सेप्ट समझ लो कि यदि 1 किलोग्राम फेट में से कितनी एनर्जी मिल रही है? 3.8 into 10⁻⁷ जूल। इतनी एनर्जी होती है फैट के अंदर, लेकिन वो सारी एनर्जी फैट की किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। उसमें से खाली 20% एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि ऐसा सोच मत लेना कि जिसके पास ज्यादा फैट है वो ज्यादा एनर्जी काम कर सकता है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसका 50% पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। 1 किलोग्राम में से जो एनर्जी मिल रही है मुझे, जो एक्चुअल एनर्जी मिल रही है जो फिजिकल वर्क करने के लिए, वो कितनी अवेलेबल है? डिवाइडेड बाय 5। एनर्जी फ्रॉम फैट, एक्चुअल एनर्जी ऐसा लिख सकते हैं, एक्चुअल एनर्जी फ्रॉम फैट। तो 20% ऑफ एनर्जी, 20% ऑफ टोटल एनर्जी ड्यू टू फैट। तो 20% निकाल लेते हैं इसके, कटिंग करो तो बेटा कितना आता है? 0.76 into 10⁻⁷ जूल पर केजी। चलो, इतनी वैल्यू आई राइट। अब ये अब यानी कि 1 किलोग्राम फैट से आपको इतनी एनर्जी मिली, इतने समझ लो आप। बाकी की एनर्जी तो कहीं पता नहीं है कहाँ गई। एफिशिएंसी तो 20% ही है, तो एक्चुअली जो होती है उसमें से खाली इतना ही काम की तो इतनी ही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? मुझे पूछा क्या है यहाँ क्वेश्चन में कि हाउ मच फेट विल डाइटर यूजर, कितना फेट वो अंदर से बॉडी में से निकाल सकता है। तो बच्चों इतना याद रखो कि 1 किलोग्राम फेट में से, यानी कि ऐसा लिख सकते हो कि 0.75 इंटू 10⁻⁷ किलोग्राम से 1 किलोग्राम फेट यूज हुआ।
हाँ कि ना? तो उसने काम कितना किया था लिफ्टिंग करके? 5000 50,000 जूल। ये किलोग्राम नहीं, सॉरी एनर्जी है ना, तो जूल आएगा यहाँ। तो 50,000 जूल वर्क करके वो कितना फेट बर्न कर सकेगा? भाई समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्चुअली जाओ आप, मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है आपको? तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम्म। कर दो, इसको समझ लो कि मैं x ले लो, x किलोग्राम, या n वैल्यू ले लो, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? तो 50,000 डिवाइडेड बाय 0.76 into 10⁻⁷। इंटू 10⁻⁷। तो सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा है बताओ तो। इसको 0 0 हटा दो तो ऊपर 2 0 लगा देते, तो ये 3 और 3 6 0 तो वैसे कट हो गए। समझ में आया ना आपको? हाँ तो ये ऊपर जाएगा ना तो 10⁻⁻1 आएगा। 5 डिवाइड बाय 76 कितना होता है? 5 डिवाइडेड बाय 76। कैलसी हाथ में रखो यार, मोबाइल से मत करो। जीरो 0.065। आप ऐसे नहीं लिख सकते, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंपलसरी 6.5 इंटू 10⁻², एक और 2 डिजिट इस साइड मूव हुआ तो 1 था, और 2 डिजिट तो 3। कोई डाउट किसी को? नो सर। समझ में आया ना भाई कि टोटल जो वर्क कर रहा हूँ, एक फेट है, एक फेट में एनर्जी कितनी होती है? तो इतनी एनर्जी होती है 3.8 10⁻⁷। लेकिन एक्चुअली ये सारी एनर्जी काम की नहीं होती, उसमें से काम कितना कर सकते हैं? खाली 0.76 इंटू 10⁻⁷ का। तो इतनी जूल एनर्जी का मैं वर्क करूँ फिजिकल एक्टिविटी, तो मेरे बॉडी में से एक फेट चला जाएगा। अब मैं कितनी वर्क कर रहा हूँ, कितनी जूल वर्क कर रहा हूँ, काम कितना कर रहा हूँ? तो ये जो हमने 50,000 जूल किया था वो ऊपर मूवमेंट करते लिफ्ट करके, तो उसमें कितना फेट होगा? बस ऐसा ही आंसर सॉल्व करना है। कंसेप्ट समझ लिया सभी ने? यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, लगभग 23 नंबर का। यस। फैमिली यूज 8 किलोवाट पावर। टोटल कितना पावर की रिक्वायरमेंट? 8 किलोवाट की। सो डायरेक्ट सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। 20% ऑफ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूज फॉर। तो एक्चुअली एनर्जी कितनी यूज हो रही है बच्चों? इनपुट एनर्जी कितनी है? 200 वाट। तो एक्चुअल आउटपुट कितनी मिल रही है उसकी? खाली 20%। 20% 20% 100 ऑफ 200, 40। तो 40 वाट यूज हो रही है, हाँ कि ना? एक्चुअली मिल रही है आपको। और 40 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी ध्यान रखो। 40 वाट पर मीटर स्क्वायर मिल रही है। जरूरत कितनी है उसको? 8 किलो। तो 1 8 मीटर किलो। स्क्वायर से यदि 40 वाट मिल रही है, तो कितने एरिया में आपको 8 किलोवाट यानी कि 8000 वाट एनर्जी मिलेगी? तो इसको ले लेते एन एरिया। 200। समझ में आया? अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? सर 1 मीटर स्क्वायर में 40 वाट मिल रही है, तो 2000 वोट में कितनी मिलेगी? तो वो ध्यान रखो यार, वोट के नीचे वोट रखो और एरिया के नीचे एरिया रखो। ओके, कॉन्सेप्ट 6-7 का है, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में देखता हूं मैं काफी बार भूल होती है। तो कितने एरिया के लिए आपको 8 किलोवाट यानी कि 8000 वाट मिलेगी? तो यदि उसको 8000 डिवाइड बाय 400, 200 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट किसी को सम के अंदर? यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, लेस देन 1 मिनट बची, इसलिए पहले बोल देता हूँ, यदि लेक्चर बीच में कट हो जाए तो होमवर्क आज का रहेगा आपका, सारी एक्सरसाइज 1 टाइम प्रैक्टिस करनी है। ओके? यस सर। यदि आपने आगे के सम कर लिखे है तो जो आज के लेक्चर के जो है वो कर देना, अदरवाइज बाकी है आगे का तो साथ में कर देना आपको 1 टाइम। સર ઓલી થિયરી ના ક્વેશ્ચન છે અમને સમજાય એવી રીતે લખ્યા ને? हाँ चालશે, खाली आंसर लखी दो तो चालશે। ओके चलो, लेक्चर्स को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ बच्चों, बाय। सर रिजॉइन नहीं करना ना अभी? नहीं, रिज्वाइन नहीं करना अभी, वैसे टाइम होगा।